बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री को सीखने के लिए, और केमिस्ट्री ख़ास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी जो केमिस्ट्री हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए हमें इसमें जो बेसिक मालूमात हैं वो पता होनी चाहिए, ताकि हम पूरी तरह जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है उसको समझ सकें, और उससे हम उनकी प्रॉपर्टीज, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम अखज़ करने के लिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टली। ये आप स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल दे सकते हैं। आप इसमें ये देखें कि ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम है। इनको पीरियड नंबर 1 में रखा गया है। फिर पीरियड नंबर 2 जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान पर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह पीरियड नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये इसमें एलिमेंट्स की जो है क्लासिफिकेशन की गई है। इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल रोज होती हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है या फैमिलीज कहा जाता है। आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें लिथियम से स्टार्ट होकर फ्रांसीसियम तक जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो है उसमें बेरिलियम से स्टार्ट होकर, ये आप देख सकते हैं, रेडॉन तक जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 है, बोरान से इस NH एलिमेंट तक। और ग्रुप 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 5 नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, 6 ऑक्सीजन से, 7 फ्लोरीन से, और 8th ग्रुप जो है वो जो है नियॉन और हीलियम से स्टार्ट होकर नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन तक आता है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिथियम है, और फिर उसके बाद सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो इनको ग्रुप नंबर 1 में इसलिए रखा गया है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। और फॉर एग्जांपल अगर 1s है तो उसमें 1s1, 2s आखिरी शेल में है तो 2s1 आखिरी शेल में, यानी 3s पाया जाता है। और 3s में भी जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कन्फिग्रेशन आखिरी शेल में s की 3s1 होगी। इसी तरह पोटाशियम के लिए 4s1 होगी आखिरी शेल में, और रुबिडियम के लिए 5s1 होगी, और सीजियम के लिए 6s1 होगी, और फ्रांसियम के लिए 7s1 होगी। तो यहाँ पर यानी ऑर्बिट का नाम लिखा जाता है सबसे पहले। अब ये ऑर्बिट नंबर 2 में क्योंकि 2s1 होता है, तो ये ऑर्बिट नंबर 2 में आता है, इसलिए पीरियड नंबर 2 में। आगे ऑर्बिट नंबर 3 जो लास्ट ऑर्बिट है सोडियम में, उसमें हम S1 को हम 3s1 लिखेंगे, क्योंकि वो पीरियड नंबर 3 में है। सो ऑन
हमें ये पता चल जाता है फ्रॉम पीरियड के इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिट में है। तो पोटाशियम में अगर आप देखेंगे तो 4s1 में आखिरी जो है वो शेल आएगा, आखिरी शेल में 4s1 होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को देख सकते हैं, बेरिलियम। इसको 2 इसलिए कहा गया कि वैलेंस शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। मसलन बेरिलियम के लिए 2s2, मैग्नीशियम के लिए 3s2 और कैल्शियम के लिए आखिर में आपको 4s2 में जो है इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। चूंकि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 2 है, 2 है, तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इन एलिमेंट से, बेरिलियम मैग्नीशियम से 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और इस तरह यहाँ पर जो आयन बनेगा बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, बाय द लॉस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन वो 2+ हो गए। और इस तरह 2+ लॉस होने से पीछे जो कन्फिग्रेशन रह जाएगी वो फिर इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन रह जाएगी। यानी लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो रिमेनिंग कन्फिग्रेशन जो है वो एक इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन होगी, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी। जैसा कि लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करे तो वो कौन सी कन्फिग्रेशन को पहुंच जाता है, हीलियम की कन्फिग्रेशन को पहुंच जाता है। इसीलिए कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाती है और Li1+ आयन जो होता है वो स्टेबल होता है। और वो अपने कंपाउंड में, आप जब भी देखेंगे लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं तो उन कंपाउंड्स में आपको लिथियम Li+1 की सूरत में नजर आएगा। यहां पर आ जाए बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2s2 में। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं तो पीछे जो कन्फिग्रेशन रह जाती है वो हीलियम की कन्फिग्रेशन रह जाती है, जो कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। यानी बेरिलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना एक तरह का डुएट कंप्लीट कर लेता है, यानी हीलियम गैस की कन्फिग्रेशन को पहुंच जाता है। इसी तरह ग्रुप 3 में अगर आप आ जाएं तो ग्रुप 3 इसलिए कहा गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 में, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह, इनके आखिरी शेल में अगर आप नोट करेंगे तो आपको आखिरी शेल में S भी नजर आएगा और P भी नजर आएगा। तो आखिरी शेल में यहां पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इन तमाम ग्रुप 3 एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और यही वजह है कि ये ट्राईवेलेंसी शो करते हैं अपने यूजुअल बॉन्डिंग में। बोरान, एल्यूमिनियम, बोरान जो है वो ट्राई कोवेलेंसी शो करता है और एल्यूमिनियम जो है वो बाद जगह ट्राई कोवेलेंसी भी शो करता है और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो भी अटेन कर सकता है हीलियम गैस की। यानी aluminum can exist also in the form of its ion in its compound as aluminum 3+। अब हम चौथे ग्रुप में आएंगे तो चौथे ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है, 10 भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो चौथा ग्रुप इसलिए कहा गया है कि आखिरी शेल में आप देखेंगे कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
इसलिए इसको फोर्थ ग्रुप कहा गया है। 2 इलेक्ट्रॉन S में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन P में होंगे इन केस ऑफ कार्बन। इसी वजह से कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी शो करती है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। और इसी तरह हाइड्रोजन के 2 2 पूरे हो जाते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाता है और कार्बन जो है इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर वो नियान की कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। और यही राज है बॉन्डिंग का कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो आइसोलेटेड स्टेट में आपको पता है नहीं रह सकते, तो वो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को या डुएट को कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें मजीद रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे हम जाएं ग्रुप नंबर 5 पर, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह इसमें पाए जाते हैं। और जैसा कि नाम से जाहिर है ग्रुप नंबर 5, तो इससे ये जाहिर होता है कि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन जो है उसके आखिरी शेल में 2s और 2p पाए जाते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में जाहिर है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए 2p में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 3p ऑर्बिटल्स उनको मुहैया होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक p ऑर्बिटल में रहता है और जब भी कोई दूसरा एटम उनके करीब आता है तो उसके साथ जो बॉन्डिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां से गेन करके अपना 5 और 3 8 पूरा कर लेते हैं। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी नाइट्रोजन की, वो कोवेलेंसी जो होगी वो 3 होगी। तो ये ट्राई कोवेलेंसी को शो करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप जो है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वगैरह इस ग्रुप में पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को और मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये नियॉन कन्फिग्रेशन को पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वो गेन, इलेक्ट्रॉन की जो गेन होती है वो दूसरों के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर लेता है। यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की। अब वाटर का फार्मूला H2O है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी, फिर दूसरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी, तो ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जो है उनके 2 2 पूरे हो जाएंगे। दोनों जो हैं वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पर पहुंच जाएंगे और इस तरह आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा वाटर का, जिसका फार्मूला H2O
O होगा। इसी तरह यहाँ आ जाए 7th ग्रुप में, तो इट्स मीन इन केस ऑफ 7th ग्रुप वी हैव द 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, और फ्लोरीन इसका मेंबर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन वगैरह। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो किसी भी एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन का शेयर बना लेंगे, यानी उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन खुद है, या कोई और एटम किसी एलिमेंट का भी जो एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो, तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा और फ्लोरीन के 8 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा जो एटम आएगा उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और फ्लोरीन जो हुआ जो नियान की कन्फिग्रेशन को पहुंच जाएगा। तो यही असूल जो मैंने यहाँ बयान किया है हमेशा मद्देनजर रखा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में खास तौर पर ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, और यहाँ पर ग्रुप 3 से यहाँ पर ग्रुप 8 तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स हैं। तो जब भी ये कंपाउंड्स बनाते हैं दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ, तो हमेशा जो असूल मद्देनजर रखा जाता है वो वैलेंसी का होता है। अब इनकी वैलेंसी डिपेंड करती है कि वो अपना ऑक्टेट या डुएट किस तरह कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लॉ से कंप्लीट करते हैं जैसा कि लिथियम बेरिलियम में देखा गया, या इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके करते हैं। आप देख सकते हैं बोरान कार्बन में, बोरान BCl3 में अगर देखें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से BCl3 बना है, BH3 भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, अब CH4 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना है। सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसी तरह ये 5 तो इनके पूरे हैं, इनको 3 और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के साथ शेयर करके अपने 8 पूरे करेंगे, एंड सो। और ये असूल जो है ये हमेशा आपको यहाँ नजर आएगा, आप देखेंगे। अब हम ब्रॉडली ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 में लिथियम से फ्रांसियम तक, और यहाँ अगर आप बेरिलियम से रेडियम तक आए तो दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक जो है दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर अगर आप आ जाएं बोरान से लेकर नियान तक, और फिर ओजी तक, और इधर NH तक, ये जो ब्लॉक सा बना हुआ है ये आप देख सकते हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर अगर आप आए ये 3 लिखा हुआ है, 3 से 12 तक, और ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ये यहाँ तक, ये कलर भी आपको नजर आ रहा है, ये डार्क पिंक कलर या कुछ कलर है, तो ये भी ये जो ब्लॉक है इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, यानी सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटियम तक जो है ये 14 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये लेंथेनाइड्स कहलाते हैं क्योंकि लेंथेनाइड्स से लेंथनम से शुरू होते हैं। और
ये आप देखें थोरियम से यहाँ तक लॉरेंशियम तक भी 14 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक्टिनियम से शुरू होते हैं, इसलिए हम इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज, दे आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज में 14, एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। और यहां अगर आप देखें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान वाक़ हैं। तो एक तरह का एस और पी की तरफ जाते हुए एक ट्रांजिट है, ट्रांजिट से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। तो अगर आप इनको पुराने पीरियड टेबल में या अभी भी लोग जो है पीरियडिक टेबल यूज करते हैं, तो इनको बी फैमिली से ज़ाहिर किया जाता है। तो इनकी भी जिस तरह के यहाँ हमारी ए फैमिलीज हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए, तो इनके लिए बी फैमिलीज हैं। आजकल आयोपैक के तहत जो है वो ग्रुप्स को 18 तक जो है कर दिया गया है, ताकि जो एम्बिग्विटी बाज दफा क्रिएट होती है वो खत्म हो जाए। यहां अगर आप देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनका पहला जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम है। अब यहां से ये एक बात आपके सामने आएगी कि स्कैंडियम जो है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि इसका जो एलिमेंट हो आखिरी, इस एटम का जो आखिरी शेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ टाइटेनियम के आखिरी में 4 होंगे, वेनेडियम के आखिरी में आखिरी शेल में 5 होंगे, क्रोमियम के 6 होंगे, मैंगनीज के 7 होंगे, एंड सो ऑन। अगर आप इधर चलते जाएं तो इसके आखिर में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको जिंक के मिलेंगे वो 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आखिरी शेल में। अब स्कैंडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको इसका जो आखिरी शेल है जो जिसमें 4sp पाया जाता है और 3d भी पाया जाता है। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से समझ सकते हैं कि इसके आखिरी शेल में 4s होगा। वो क्यों होगा कि ये 4th पीरियड में है, तो 4s इसमें जरूर होगा, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इसका 3d होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस स्कैंडियम के लिखें जिसके टोटल एटॉमिक नंबर 21 है, तो आप देख लेंगे कि आखिरी शेल में जो है वो 3d1 4s2 आएगा। अब सिंपली इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक जनरल कन्फिग्रेशन की का जो फार्मूला है वो जहन में रखना होगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो है इसकी जनरल कन्फिग्रेशन अगर हम देखेंगे स्कैंडियम की, तो n-1d ns होगी। यानी अगर इसका n4 है तो इसका d क्या होगा, n-1, यानी वो 3 होगा। तो इसकी जनरल कन्फिग्रेशन जो है आखिरी शेल की वो n-1d और ns होगी
मीन 4s2 3d1। अब इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑटोमेटिकली टाइटेनियम के डी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वेनेडियम के डी में जो है 3 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 5 होंगे, इसके 6 होंगे, इसके डी में 7 होंगे, इसके डी में 8 होंगे, इसके डी में 9 होंगे, इसके डी में 10 हो जाएंगे। यानी जिंक के डी में 10 पूरे हो जाएंगे। अब 3d10 4s2 कन्फिग्रेशन जिंक की आ जाएगी आखिर में। आप बेशक इसकी कन्फिग्रेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो आपको इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट शेल जैसे आप कहते हैं, तो वो 3d10 4s2 हो जाएगा। इसलिए जिंक जो है वो जो जब भी अपने यानिक कंपाउंड्स बनाता है तो आप देखते हैं कि उसके एस शेल एस ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं और जिंक 2+ बन जाता है। इसी तरह कैडमियम 2+ बनता है, मरकरी 2+ बन जाता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का भी ताल्लुक आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें अगर आप देखें तो 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी जो है वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है, इसके डी में 1 था और इसके डी में 10 पूरे हो गए, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज का एंड हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकर्स इन डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में जब तक प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता रहेगा तो वो ट्रांजिशन सीरीज में आएगा। बेशक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें, आपको ये चीज सामने अय्या हो जाएगी। अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट में आए, लिथियम बेरिलियम या सोडियम मैग्नीशियम को देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा। इसी तरह आप अगर पी ऑर्बिटल में आ जाएं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएं, तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा जो पी ऑर्बिटल में या पी सब शेल्स में नजर आएगा। यानी बोरान जो है ना वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला मेंबर है। तो इसके पी में अगर आप देखेंगे तो 2p1 होगा, इसका 2p2 होगा, इसका 2p3 होगा, इसका 2p4 होगा, इसका 2p5 होगा, इसका 2p6। यानी अब मजीद गुंजाइश नहीं है 6 में, तो यहाँ नियान जो है वो 2s और 2p6, 2s2 और 2p6 8 पूरे हो गए, आगे ये जा नहीं सकता, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने डिफाइन किया, the elements in which the process of filling of the electron occurs in p orbital and here in d orbital, here in s orbital। अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो ये सीरियम से स्टार्ट होती है, लिंथेनाइट सीरीज और ल्यूटियम तक जाती है, तो इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका जो एफ होगा
यानी 6F जो होगा, क्योंकि ये सिक्स्थ पीरियड में लाई करता है ये सीरियम, तो 6F जो होगा इसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इस एलिमेंट के 6F में दो होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8, इसके 9, इसके 10, इसके 11, इसके 12, इसके 13, और इसके 6F में 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर ये सीरीज एंड हो जाती है। आपको पता है कि एफ सब शेल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो समा सकते हैं वो 14 ही हैं। तो सीरियम से लेकर ड्यूटेरियम तक जो है वो प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किस में हो रहा है? एफ एफ सब शेल में हो रहा है। इसलिए ये लिंथेनाइड सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है, और यही तरीका जो है वो एक्टिनाइड सीरीज में भी है। लिंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तकरीबन तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मोस्टली इन केस ऑफ द लेंथेनाइड सीरीज ये +3 ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। इसलिए अर्थ मेटल्स में इनका जो रोल होता है कंबाइंड सूरत में पाए जाने का, उसमें अगर आप इनको इनके कंपाउंड्स में देखेंगे तो ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट की सूरत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज डिस्कस की कि वैलेंसी का तयन किस तरह किया जाता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और फिर हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा। इनर्ट गैसेज जो होती हैं इनको जीरो वैलेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है वो जीरो होती है। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि एलियम का डुएट कंप्लीट है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए ये जीरो ग्रुप एलिमेंट या जीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ये कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये इनर्ट इसलिए हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, इनको बांधने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका डुएट कंप्लीट है। जबकि इधर इधर आप देखें, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको जो है वो 5 चाहिए। अब जैसे कि बेरिलियम जो है वो अगर 2 ज़ाय करे इलेक्ट्रॉन तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाता है। लेकिन अब बोरान जो है वो आम तौर पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन है। इसी तरह कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी इनपुट की ज़रूरत है। इसलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अपना काम मुकम्मल कर लेता है। जबकि नाइट्रोजन जो है वो गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, उसके लिए मसला नहीं होता। क्लोरीन जो एक नॉन मेटल है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यकदम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। इसलिए 7th ग्रुप जो है इसके एलिमेंट्स जो हैं
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर ये नॉन मेटल्स हैं और इनका साइज भी बहुत कम होता है। आपको पता है कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो घटता है, डिक्रीज होता है। और जब हम पीरियड में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। यानी आउटर मोस्ट शेल जो है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता जाता है जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में। जबकि हम किसी पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह जाते हैं, तो साइज जो एटम का घटता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीरियड में जब आप आ रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो होती है वो एक ही शेल में हो रही होती है बदस्तूर, शेल नहीं खत्म होता। तो बदस्तूर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस का फासला वही रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है न्यूक्लियस में। तो उसकी जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पर, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रही हैं, वो ज्यादा हो जाती है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, श्रिंक हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ, और ज़ाहिर है फिर साइज जो है वो एटम का यहाँ पर डिफरेंट कलर्स से शो किया गया है। आप ये पीरियड टेबल जो है हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ACS का है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वालों का ये पीरियड टेबल है, तो ये आप हासिल करें। और यहाँ पर लेबलिंग हो चुकी है कि इस कलर के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल कहते हैं, इस कलर के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, और इस कलर के एलिमेंट्स को कहेंगे हेलोजन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप ग्रॉसरी जो है एलिमेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको मेटल्स भी कहते हैं। ये हमेशा मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब ग्रुप 1 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ग्रुप 2 से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बड़ी तेजी करते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इस वजह से ये पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, चाहे वो +1 हो या +2 हो। तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे बेरिलियम पर, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इनको मेटल्स कहा जाता है। जबकि यहाँ अगर आप आए तो इनको ग्रॉसली हम नॉन मेटल कह सकते हैं। यहाँ तो हेलोजन जितने भी ये टिपिकल नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये जो है नॉन मेटल्स हैं। लेकिन जो यहाँ पर बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम वगैरह हैं, ये जो कलर है आप देख सकते हैं। तो ये दे आर कॉल्ड एज मेटलाइट्स, they also called as semi metals because they are metal and non-metal at the same time, so they are semi metals. एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन वगैरह में अगर आप देखें, they are also metals, they behave like metals,
ये एस ब्लॉक मेटल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? एल्यूमिनियम जो है, इसके कंपाउंड जो है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उसमें एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम +3 में पाया जाता है, यानी इट्स मीन कि इसने आयन बनाया। अब 10 के आयन मौजूद हैं, 10 के आपको आयन्स 10 4 भी मिलेगा, 10 2 भी मिलेगा। लेड के लेड 2 भी मिलेगा और लेड 4 भी मिलेगा। तो इसलिए इनको मेटल्स भी कहा जाता है। ये देखें, ये मखसूस कलर इनको दिया गया है, ये मेटल्स, इनको अदर मेटल्स कहा गया है, अदर मेटल्स। और इनको ट्रांजिशन मेटल कहा गया है, इनको मेटल कहा गया है, इनको नॉन मेटल कहा गया है। ये इनर्ट गैसेस हैं। और ये नीचे आपको मिलेंगे ये लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने डिस्कस करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा पार्ट 1 हो जाए पीरियड टेबल पर, और फिर हम पार्ट 2 भी इंशाल्लाह करेंगे, जिसमें हम ट्रांजिशन मेटल को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, उनके दूसरे जो बिहेवियर्स हैं उनके कंपाउंड्स में, वो भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस lecture about the periodic table. Allah